चीज सबसे पहले तो, और आपको पहले वही चीज सही करनी चाहिए क्लास लेने से पहले। तो देखिए क्या है ब्रिज बॉन्डिंग, क्या है ब्रिज बॉन्डिंग, नाम से क्लियर है कि कुछ ब्रिज ब्रिज बन रहा होगा बीच में, मतलब कुछ दो चीजों को ज्वाइन करने का बॉन्ड होगा ये। तो इसको सबसे पहले समझते हैं अपने प्यारे मॉलिक्यूल BH3 के साथ। किसके साथ? BH3 के साथ। क्या होती है ब्रिज बॉन्डिंग? आपको पता है कि BH3 जो है इसका थोड़ा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, राइट? BH3 का जो है आप बोल सकते हो कि BH3 इज लेस स्टेबल ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अगर इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उसकी वजह से ये अगर लेस स्टेबल है, तो ये जनरली कोशिश करता है कि यार किसी तरीके से मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसी इसी सिनारियोज में वो बहुत बार क्या करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो एज ए लुईस एसिड ऐड करके वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है ना? मतलब गरीब आदमी है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका भला हो जाए, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये क्या करता है? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसके पास खाली जगह है, तो इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और अगर ऐसा करेगा तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। क्योंकि लुईस एसिड्स वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर मान लो लुईस एसिड तो तब होगा ना यार, जैसे मान लो कि कोई गरीब आदमी है, ठीक है, या कोई बेगर है, तो वो तो तभी एक्सेप्ट करेगा ना यार जब कोई देने वाला हो। अब जैसे लॉकडाउन है, कोई बाहर निकल नहीं रहा है, तो बाहर नहीं निकल रहा है, तो जो सड़क पे जो भी स्ट्रीट पे बेगर्स हैं उनको लिए उनकी हालत खराब है, बिकॉज देर आर नो डोनर्स। सो मतलब अभी तो फिर भी लोग निकलने लगे हैं, बट बिकॉज देर आर नो डोनर्स, सो आपके पास जगह है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देर इज नो डोनर। तो ये BH3 भी बेसिक एसिडिक तब होगा जब इसके कोई लोन पेयर दे। अगर कोई लोन पेयर डोनेट करने वाला है ही नहीं तो बेचारा क्या करेगा फिर? तो फिर क्या होता है? फिर होता है कोलैब, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है कि एक BH3 कहता है दूसरे BH3 से कि चलो अपन आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे पास भी कमी है, तुम्हारे पास भी कमी है, अपन एक दूसरे को सपोर्ट करके मे बी थोड़ी सी रिलेटिवली स्टेबिलिटी को अचीव कर ले। तो बोलते हैं कि ठीक है, दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है और दोनों कहते हैं चलो बॉन्ड बनाते हैं। तो पहले ये लोग सोचते हैं कि चलो बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं, जब ये BH3 दोनों मिलके, तो कैसा बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं? तो BH3 पहला बोलता है कि चलो मेरा तो स्ट्रक्चर है ऐसा, और दूसरा BH3 भी है ऐसा ही, क्योंकि वो तो कुछ अलग है नहीं, वो भी ऐसा ही दिखता है। अब देखो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इनके पास तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही नहीं ना, दोनों में से किसी के पास नहीं है, दोनों गरीब, कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि दोनों बेचारे गरीब है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन नहीं, दोनों के पास उतनी ही खाली जगह है जितनी एक पहले के पास है उतनी दूसरे के पास है, दोनों सेम ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब क्या करेंगे? इनके पास क्या ऑप्शन है? कैसे डोनेट करेंगे? कैसे कोलैब शेयर कर। करेंगे? शेयर कहाँ है? इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं शेयर करने के लिए, तो दिक्कत हो गई। क्या करें? बोलो, कौन बताएगा? तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक थोड़ा अनकन्वेंशनल बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। अनकन्वेंशनल बॉन्डिंग मतलब अभी तक जो आपने बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो ये है कि सर दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। अब ये अनकन्वेंशनल बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि हम उसको समझते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये कहता है कि चलो यार तुम मुझे दे दो। तो ये कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे, पॉसिबल ही नहीं है, अगर मैं तुमको ये इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तुम्हारे वेकेंट ऑर्बिटल में, तो मेरे पास तो दो ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, चार ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो मैं तो और डेफिशिएंट हो जाऊंगा। तो बोलता ठीक है, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुमको अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। एंड दैट्स व्हाट कोलैबोरेशन इज। ठीक है, कि कैसे, कि इनका जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डेड पेयर है, जो बॉन्डेड पेयर है जो ऑलरेडी उनके पास है, उनका खुद का है,
वो अब उसको लगा रहे हैं स्टैक पे, क्योंकि अगर उससे अगर दोनों को स्टेबिलिटी मिल जाती है तो मे भी ऐसा वो करने के लिए रेडी हो जाए कि चलो यार जो मेरा ऑलरेडी मैं स्टेबल हूं इसको रख के, मतलब मान लो कि उसके पास कुछ सेविंग्स हैं, उस सेविंग को आप यूटिलाइज कर रहे हैं वो, मतलब कुछ मान लो एक तो ऑलरेडी कम है, गरीब है बेचारे, पर मान लो उस गरीब के पास भी कोई भी 10-20 हजार रुपए अकाउंट में है, तो वो अकाउंट का 10 हजार रुपया कहते हैं कि चलो यार तू मेरी सेविंग ले ले, या वो कहते हैं कि तू अपनी सेविंग मुझे दे दे, तो बोलता है यार मेरे पास तो इतनी है, ऑलरेडी कम है, अगर तू ले लेगा तो मैं क्या करूंगा, तो बोलता है कोई बात नहीं, जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे डोनेट कर दूंगा, मतलब मैं तुझे मेरी सेविंग्स में से निकाल के दे दूंगा, अभी मेरे को नीड है तू मुझे दे दे। यस दिशांत। सर एक ही बात होगी ना फिर एक तरह से, उसने एक दिया, एक उसने वापस कर दिया, तो एक ही बात होगी। बिल्कुल एक ही बात हो गई, वो एक ही बात नहीं हुई, समझाता हूं मैं एक ही बात कैसे नहीं हुई, इसको हम समझेंगे, लेकिन अभी आप इसको अलग अलग करके समझो, जैसा मैं कहानी की तरह समझा रहा हूं कि जब इसको नीड हुई तो इसने इसको दे दिया कि चल यार तुझे नीड है तू रख ले, और फिर जब दूसरे वाले को नीड पड़ी तो इसने उसको डोनेट कर दिया। अब इसका सिनारियो ऐसा होता है कि हालांकि ये कुछ ऐसा आदमी तो है नहीं कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही करेगा, लेकिन इससे होता क्या है उसको मैं समझाता हूं तुम्हें कि ऑन एन एवरेज चीजें चेंज होती हैं, कि ये जो हाइड्रोजन है, इस तरह से बॉन्ड बनता है, और ये कंपाउंड को हम बोलते हैं B2H6, और ये जो बीच का बॉन्ड है ना उसी को बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान से समझेंगे हम लोग, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, और थोड़ा सा जो कुछ भी हमने पढ़ा है उससे हटके है। हो क्या रहा है, पहली बात तो सबसे पहली अनकन्वेंशनल चीज बच्चों के दिमाग में ये आती है कि सर हाइड्रोजन 2 बॉन्ड कैसे बना रहा है, हाइड्रोजन तो सर 2 बॉन्ड बना ही नहीं सकता ना, चलो बोरॉन का हम मान लेते हैं कि बोरॉन 4 बॉन्ड बना सकता है कि उसके पास 4 ऑर्बिटल है, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो सर है ही एक ऑर्बिटल एस, तो एस से वो 2 बॉन्ड कैसे बना सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल 2 बॉन्ड वो नहीं बना रहा है, वो एवरेज बॉन्डिंग है। हो क्या रहा है कि ये जो बॉन्ड है, अभी मैंने बताया कि जब इसने बोला कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो हाइड्रोजन तो फिर इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा ना उस मोमेंट पे, बोलो, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इस बोरॉन के पास जा रहा होगा तो ये बॉन्ड तो एक तरह से ब्रेक हो रहा होगा ना, ये तो हाइड्रोजन जाके इसके साथ अटैच हो रहा होगा कि नहीं, यस सर। तो उस मोमेंट पे ये यस बोरॉन सर। 4 बॉन्ड बना रहा होगा, और जब ये इसके पास जाएगा तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो वो ये हाइड्रोजन फिर तो हो क्या रहा है कि ये ऐसा नहीं कि ये बॉन्ड है एक, ये क्या है कि दो सिनारियोज का एवरेज सिनारियो है, 2 सिनारियोज का एवरेज सिनारियो का मतलब कि सर 50% टाइम ये हाइड्रोजन इधर है और 50% टाइम इधर है, तो दोनों का जब हम एवरेज प्लॉट करेंगे तो हाइड्रोजन मोस्टली इधर दोनों के बीच में रहेगा ऐसा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस को बोले अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म से बात करें तो यहां पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन ही होगा और यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा फिर इस बॉन्ड बनाने से, फायदा ये होगा कि ऑन एन एवरेज एक को 8 इलेक्ट्रॉन तक मिल सकते हैं, जब ये 2 इसको डोनेट कर रहा होगा तो उस टाइम इसके पास मोमेंटरली 8 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, मतलब मान लो उसको आज भूख लगी है तो कम से कम आज खाने के लिए उसके पास पैसा है, क्योंकि उसने बगल वाले से ले लिया, और जब बगल वाले को जरूरत पड़ी तो इसने उसको भी दे दिया जब इसका खुद का, तो क्या हो रहा है कि मोमेंटरली तो स्टेबिलिटी मिल रही है, क्योंकि और कोई तो ऑप्शन वैसे भी नहीं है उसके पास, और कोई ऑप्शन उसके पास तो वैसे भी नहीं है कि वो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो बन सकता है, बट खुद के साथ तो कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि आपस में कोलैबोरेट करके मे बी फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो थोड़े बहुत स्टेबल हो जाते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग इज कॉल्ड ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्ड। क्यों, वो भी समझते हैं। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि यहां से यहां तक ये एक ही बॉन्ड है, वैसे बीच में एक एटम एक्स्ट्रा है, बॉन्ड एक ही है क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से, और मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं, इसके रिप्रेजेंटेशन की वजह से ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनता है, और इसको हम ब्रिज बॉन्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 2 एटम्स 2 अलग अलग मॉलिक्यूल को ब्रिज कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। BH3 अलग था, BH3 दूसरा अलग था, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं एक बॉन्ड के थ्रू जो कि उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉल इट अ ब्रिज बॉन्ड, ठीक है।
और बनाना बॉन्ड उसकी वजह से, और ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, अभी तो नहीं समझ में आएगा अभी क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं यहाँ पे, लेकिन ऑड एटम बॉन्ड जरूर बोल सकते हैं इसको, ऑड सेंटर बॉन्ड या ऑड एटम बॉन्ड। होता क्या है, जैसे ये जो बॉन्ड है इसका एक नाम है, क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, बोरॉन हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो बोलोगे सर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, मे बी कभी हो, देखेंगे अगर है होगा तो देखेंगे, बट अभी इसका नाम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। क्यों, वो मैंने तुमको बता दिया, क्योंकि सर इसमें 3 सेंटर्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो कि जनरली नहीं होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होकर एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे 3 एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो थोड़ा ये अलग टाइप की बॉन्डिंग है। ठीक है, समझ में आया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, तो क्या बताएंगे आप, बताओ। बोलोगे sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड तो बना ही रहा है ना सर, चले चलो मोमेंटरली बना रहा है, बट बना तो 4 ही रहा है, ये दोनों बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम B2H6 है और ऐसे ही डाइमेराइज होता है, दिस इज, तो आपसे कोई पूछेगा कि इन दोनों में B2H6 और BH3 में ज्यादा स्टेबल कौन, तो क्या बोलोगे आप, B2H6। B2H6 ऑफ कोर्स सर, बना ही B2H6 इसलिए रहा है क्योंकि वो स्टेबल हो सके। अभी तो हमने डिस्कस किया कि बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि स्टेबिलिटी उसकी बढ़ सके, तो इसका मतलब ये हुआ कि B2H6 इज मोर स्टेबल। तो इसको ऐसा कहा जाता है कि B2H6 और BH3 एक ही कंपाउंड के 2 फॉर्म है, ये बोरेन का बोरॉन BH3 का ही एक फॉर्म है जिसको हम डाइबोरेन बोलते हैं, B2H6 को क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। तो जो डाइबोरेन है वो BH3 का ही एक फॉर्म है, इट गेट्स फॉर्म्ड ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी, एंड ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी इट्स गेट डाइमेराइज्ड, इसको डाइमेराइजेशन बोलेंगे ऑब्वियसली, 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर गए तो वो हो गया डाइमेराइजेशन। तो कुछ कुछ मैं कीवर्ड्स की टर्म्स यूज कर रहा हूं, उनको ध्यान रखना, सुनने में जैसा लग रहा है होता भी वैसा, जैसे डाइमेराइजेशन का मतलब आप समझ पा रहे होगे कि 2 एटम या 2 कंपाउंड आपस में कनेक्ट हो गए, तो उसको डाइमेराइजेशन बोलेंगे। तो कहा जाता है कि BH3 जो है वो लेस स्टेबल है और B2H6 मोर स्टेबल है, तो BH3 लो टेम्परेचर पे एग्जिस्टेंस उसकी कम हो जाती है, जबकि B2H6 की लो टेम्परेचर पे एग्जिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होता है वो लो टेम्परेचर पे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, और जो कम स्टेबल होता है वो हायर टेम्परेचर पे में भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है वो रिलेटिव टर्म है, जो कम स्टेबल है मतलब वो ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा मतलब रिलेटिवली स्टेबल होगा, क्योंकि वो कम स्टेबल है मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता होगा, बट हायर टेम्परेचर ले जाएंगे तो मे बी उसकी स्टेबिलिटी इंटैक्ट रहे। खैर, that's a different discussion altogether. The point is B2H6 is more stable, so it has more existence on low temperature, and BH3 has less existence on low temperature. आप लिखेंगे more existence on, at low temperature, और इसका लिख दोगे less existence at low temperature। तो इस तरह से हम लोगों ने बनाना बॉन्ड को समझा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है डिस्कशन, ये अभी आगे का भी और डिस्कशन करेंगे, पहले ये नोट कर लिया सबने। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक सेकंड होल्ड करो, हाँ, तो यहां तक का डिस्कशन समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, अभी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें जानने को है अपने पास, अभी आगे करेंगे, बट ये नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग इस मॉलिक्यूल को वापस से थोड़ा स्टडी करते हैं अच्छे से।
चलिए, तो B2H6 मुझे बनाना है फिर से, बी बी एच एच ठीक है। अब अगर मैं डिस्कस कर रहा था उस हिसाब से पूछूं आपसे, कुछ कुछ चीजें मैं पूछता जाऊंगा, आप खुद बता देना। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मैंने मेंशन कर दिया है ऑलरेडी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है दोनों बोरॉन का sp3 होगा। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे ये बताइए कि क्या ये चारों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में होंगे या अलग प्लेन में होंगे? चारों क्या मतलब 6 हाइड्रोजन जो है अलग प्लेन में होंगे। अलग प्लेन में होंगे, तो कौन किस प्लेन में होगा? बताओ। नहीं मिलेगा नोट्स में। सर ये वैसा शेप हो जाएगा जो आपने उस दिन कमाया था, C3H4 जैसा। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट बाकी लोग भी सोचे और बाकी लोग भी बताएं कि क्या क्या बोलना चाह रहे थे शांत। वैसा शेप तो सही हो जाएगा, तब तक मैं शेप इसका ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे लिए, बट तुम सोच के रखो कि सर ये कैसा बनेगा, तो सर ये ऐसा बनेगा। इस बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, इसको अगर समझ लिया तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी ये बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड और ये सब समझने में। तो सोचो इसके बारे में, अगर आपको करना है, अगर इसको हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखना है, तो अपन ये समझते हैं कि पहले हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या ये बात समझ में आ रही है कि ये जो बॉन्ड एंगल होगा, मतलब ये जो दो बॉन्ड होंगे उनको अगर हम सेम प्लेन, क्योंकि वी कैन कीप थ्री एट एनी 3 पॉइंट्स इन वन प्लेन, तो लेट्स टेक दीज 3 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। अगर इन तीनों को एक प्लेन में रख दिया, मतलब ये बॉन्ड जो है एक प्लेन में है। क्लियर है? ये जो चारों बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, मतलब सर ये तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन, ये एक प्लेन में मैंने रख दिया अपनी तरफ से, मैंने मान लिया कि वही एक प्लेन है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो बॉन्ड होंगे ये प्लेन से बाहर हो जाएंगे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? तो लगता है क्या? बोलो मान्यता। मान्यता वेजडेस वाले क्लास में आई थी आप? एक वेजडेस स्ट्रक्चर करके क्लास ली थी मैंने, याद हो अगर आप लोगों को तो। क्या करवाया था? ये सर करवाया था। तो आपको लगता है ना कि एक हाइड्रोजन बाहर की प्लेन में आ जाएगा, एक हाइड्रोजन अंदर की प्लेन में चला जाएगा। अब अगर ये इस प्लेन में है तो ये भी तो इसी प्लेन में रहेगा सर, क्योंकि ये तो एक ही बॉन्ड है, यहां से यहां तक एक ही बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो है वो बनाना बॉन्ड है, तो अगर ये बनाना बॉन्ड है सर तो ये तो एक ही प्लेन में रहेंगे फिर, है ना? तो अगर ये इसी प्लेन में रहेंगे तो इसका मतलब फिर ये भी प्लेन से बाहर जाएंगे, मतलब टर्मिनल वाले जो हैं वो एक प्लेन में रहते हैं, और जो सेंटर वाले मतलब बीच वाला जो बॉन्ड है वो एक प्लेन में रहता है, ऐसे। इस बात से कितने लोग अग्री करते हैं वो मुझे बता दे। ठीक है, सब लोग करते रहे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ऐसा कि जो सेंटर वाले बॉन्ड्स हैं, ये जो सेंटर वाले हाइड्रोजन है ब्लैक वाले, वो ऐसे हैं, और ये जो टर्मिनल वाले हैं दोनों चारों हाइड्रोजन वो ऐसे रहेंगे। तो आप इसको कैसे देखते हो? अगर तो आप इसको ऐसे देखते हो, अगर इनको चारों को प्लेन में रखते हो तो ये बाहर ये अंदर हो जाएगा। ठीक है, उसको भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं दिखाऊंगा। और अगर इसको प्लेन में, अभी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि ये जो चारों हैं ब्लैक वाले वो प्लेन में है, तो ये व्हाइट वाला प्लेन से बाहर, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ। क्लियर है? ऐसा स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मुझे इसको ऐसा देखना हो, नहीं सर मुझे ये चारों प्लेन में चाहिए, ये जो व्हाइट वाले हैं चारों प्लेन में चाहिए, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? तो इसी स्ट्रक्चर को हम दूसरे तरीके से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि सर ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है इसको हमें प्लेन से बाहर और अंदर देखना है, और ये जो टर्मिनल वाले हैं उनको हमें चाहिए कि आप प्लेन में रख के दिखाओ। तो इन टर्मिनल वालों को हमने प्लेन में रख दिया, जो अपने पेपर की प्लेन है या जो अपने इस डेस्कटॉप की प्लेन है उसमें रख दिया, और इनको अंदर बाहर करना है। तो इनको अंदर बाहर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर इनके लिए डैश वेज डैश स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और क्या इसमें सोचना क्या है ज्यादा। ज्यादा सोचना ही नहीं है, हो गया।
तो आपकी मर्जी है, आप जैसा देखना चाहो वैसा दिख जाएगा आपको ये। बोलिए समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मना करो। बोलो किसको किसको ये समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर। सर स्ट्रक्चर समझ आ गया। बस तो फिर ठीक है। क्या नहीं समझ में आया जब आप ये बताओ, कुछ तो है जो तुमको सर नहीं मैं समझ में। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आपने जो कराया स्ट्रक्चर की शेप मतलब समझ आ गई, लेकिन कैसे है वो जो आप बता sp3 रहे है ना, जब आप देखो sp3 है तो ये दोनों अगर एक प्लेन में रहेंगे तो ये दोनों ऑपोजिट प्लेन में चला जाएंगे ना, टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रल देखो, किसी एक को ले लो तुम, जैसे इस वाले पहले वाले बोरॉन को लो, तो ये दोनों अगर इस सेम प्लेन में है तो ये दोनों देखो ऑपोजिट प्लेन में है ऐसे, हैं। यस सर। तो उस हिसाब से मैंने ड्रॉ किया। अब अगर ये दोनों सेम प्लेन में तो इधर से आने वाला भी सेम प्लेन में रहेगा, तो ये दोनों भी फिर उसी प्लेन में आ जाएंगे जिस प्लेन में इधर के टर्मिनल वाले हैं। वही चीज मैं बता ओके रहा हूँ, सर। ठीक है। तो इस सर तरह, ये जो हाँ सर ये जो ट्रायंगल एंड डॉटेड है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रायंगल नहीं है, हाँ वेज्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। अरमान, इसमें क्या होता है कि जैसे जो वेज है उसका मतलब जो मतलब सॉलिड लाइन है, ये जो सॉलिड देख रहे हो ना, ये जो सॉलिड वाला है इसको हम लोग बोलते हैं वेज, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम बोलते हैं डैश। तो ये वेज्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। वेज रिप्रेजेंट करता है कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या बॉन्ड जो व्यूअर की तरफ हो। जैसे मान लो ये अगर आप देख रहे हो तो ये आपकी तरफ है, ये वाला, तो ये वेज पे आएगा। और ये आपसे दूर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो ये डैश पे आएगा। और ये उसी प्लेन में है जिस प्लेन में आप देख रहे हो, तो ये वैसे नॉर्मल लाइन के साथ आ जाएगा। समझ रहे हो? तो अब अगर इससे कनेक्टेड आगे भी बॉन्ड है तो आगे वाला भी, अगर ये वेज पे है तो इसके आगे वाला भी तो वेज पे ही रहेगा ना। फिर ये पीछे वाला डैश पे है तो इसके साथ वाला भी डैश पे रहेगा। तो उस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, ये ऐसा है। तो ये जो पीछे वाला दिख रहा है आपको, इसको मैंने डैश ले लिया यहां से यहां तक, ये पूरा। तो ऐसा नहीं कि बॉन्ड ऐसा चौड़ा होता है, इसका बॉन्ड नहीं होता, वो जस्ट इट्स अ वे टू रिप्रेजेंट दैट दिस इज अवे फ्रॉम द व्यूअर एंड दिस इज टुवर्ड्स द व्यूअर। ठीक है, ऐसा है। क्योंकि पेपर पे और कैसे दिखाएंगे 3D को। क्लियर है सबको? Yes, अभी sir. भी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें डिस्कस करने को। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब हम आगे का देखेंगे बॉन्ड एंगल का क्या सीन है इसमें। तो चलो बॉन्ड एंगल भी डिस्कस कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर सबने लिख लिया है? स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो यार, किसी ने अगर ड्रॉ नहीं किया हो तो प्लीज आप इसका स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और आपको ये पढ़ने को मिलेगा पी ब्लॉक, अगर आपके पास बुक है अगर सच में, तो आप एनसीईआरटी आज खोलना, उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स करके एक टॉपिक चैप्टर होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप बोरॉन फैमिली खोलेंगे, आपको मिल जाएगा, फिर आपको लगेगा अच्छा ये चीज है क्या। तो आप प्लीज इस चीज पे ध्यान दें कि यहाँ मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ बॉन्डिंग में, बट ये चीज आगे के लिए बहुत काम आने वाली है आपको, पी ब्लॉक एलिमेंट और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड को समझने में। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस ढूंढता हूँ, तब तक आप लोग इसके वो ड्रॉ करें स्ट्रक्चर। कहाँ गया यार, मेरे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। आई थिंक सबने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है, तो मैं ये हटा रहा हूँ। सबने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, तो ये मैं हटा रहा हूँ, फिर से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब चलो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, अगर ये एंगल है θ1, क्या है θ1, और ये एंगल है θ2, तो आप बताइए कि विच वन विल बी ग्रेटर, θ1 और θ2? कोई तो बताओ यार, ऐसे नहीं चलेगा काम। सेम होंगे, ठीक है, सेम होंगे सर। इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल तो नहीं होंगे, देखो अब बताओ, सेम तो नहीं होंगे। फंडामेंटल भूलोगे तो दिक्कत आएगी, फंडामेंटल इंटैक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Sir, theta
अब समझ में आया, दिशांत का आंसर सही है और जब जाओ तुम्हारा भी सही है, प्रीति आपका भी सही है। यस मुस्कान तुम्हारा भी सही है। क्या एक्सप्लेन कर सकते हो मुस्कान कैसे हो रहा है ये? जैसे कि वो जो बाहर जो दूसरा वाला प्लेन है जिसमें डैश वाला है, उसमें जो जैसे बोरोन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, याद है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो वैसे जो θ1 वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचता है तो रिपल्शन बढ़ जाएगी, जिससे एंगल। वेरी गुड। पहले तो मुस्कान आप अपना हेडफोन सही करवाओ, ठीक है? बहुत जरूरी है। आपकी आवाज में मतलब आपकी आवाज तो आ जाती है बट साथ में एक बारिश की आवाज भी आती है, तो उसको फिक्स करवा लो, है ना? दूसरी बात, आपका आंसर सही है कि सर देखो, इसको ऐसे मत सोचो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करो कि सर ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्सन होगा और इसमें सर ऑन एन एवरेज एक ही इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में। तो रिपल्सन की अगर बात करें सर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो यहाँ पे ज्यादा हो गया ना बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इज मोर कहां पे? इस बॉन्ड में, और यहां पे लेस है इस बॉन्ड में। इन दोनों बॉन्ड्स में क्यों लेस है? क्योंकि सर वहां पे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, हम बोल सकते हैं, और इधर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है। तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा टर्मिनल वाले पे, तो टर्मिनल पे अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये बढ़ेगा और वो अंदर वाले को सप्रेस करेगा, तो इसका मतलब अंदर वाला बॉन्ड एंगल कम होगा और बाहर वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1। कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आई? प्लीज रेज योर हैंड। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। आसान है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रिज बॉन्डिंग जिसको हम लोग समझ रहे हैं। अब ये आपसे कोई पूछे कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, तो क्या बोलेंगे आप? नॉन प्लेन। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेनर नॉन प्लेनर क्यों? सर प्लेनर मॉलिक्यूल उसको बोलेंगे जिसमें सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में हो। इसमें दिखते जरूर हैं पर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर सारे बॉन्ड अलग अलग प्लेन में दिख रहा है आपको, पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में नहीं है। पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में तब होगा जब सारे बॉन्ड या तो sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। अगर sp3 हुआ या कोई और हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ऑब्वियसली सर बॉन्ड अलग अलग प्लेन में चले जाएंगे, तो मॉलिक्यूल प्लेनर तो हो ही नहीं सकता, जब तक कि ऐसा ना हो कि लोन पेयर ही हो और एकदम लीनियर बन जाए, वैसा वो सब अलग चीजें हैं। तो पॉइंट इज यहां पे हमें ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, बॉन्ड एंगल θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है, वेजडा स्ट्रक्चर होता है, बनाना बॉन्ड होता है बीच में जिसको ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं, और ये B2H6 का स्ट्रक्चर है। इसकी डिटेल की कहानी जो है वो आप पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्योंकि मोस्टली आपने यही डिस्कस कर लिया इसके बारे में। अब हम आ जाते हैं कि क्या सिर्फ यही एक कंपाउंड है जो बनाना बॉन्ड बनाता है, तो मैं बोलूंगा नहीं, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। कैसे? तो देखते हैं ऐसे। BeH2 ये भी तो डेफिशिएंट है, BeH2 भी तो डेफिशिएंट है, तो BeH2 कैसे बनाएगा सर? तो BeH2 बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि लीनियर होता है, ऐसा। बोलोगे सर आप ऐसे टेढ़ा क्यों बना रहे हो इसको? तो टेढ़ा मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आगे मुझे इसको कैसे यूज करना है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे भी लीनियर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे पता है कि जब भी ब्रिज बॉन्ड बनाएगा तो एक अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए ना जो अपन दिखा सके पेपर पे, यहाँ पे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा देखने में उसको। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है पॉलीमराइजेशन। BeH2 में होता है पॉलीमराइजेशन, नॉट जस्ट डाइमराइजेशन। B2H6 में जैसे सिर्फ डाइमराइजेशन हुआ है, BeH2 में पॉलीमराइजेशन होता है, और क्यों होता है वो भी मैं समझाऊंगा, बट पहले आप सोचो कि क्यों होता है। क्या सोच पा रहा है कोई आप में से? बोलो, किसी को आया आंसर? देखो क्या है, बेरिलियम के पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस तो 2 वेकेंट ऑर्बिटल है, तो अगर ये इधर से इसको Yes, दे sir. रहा है और ये इधर से इसको दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि हर अब आगे का जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, वो नेक्स्ट बेरिलियम को पास ऑन हो सकता है ना ऐसे? बोलो।
और ये जो है, बोलोगे सर ये तो बोरॉन में भी हो सकता था, लेकिन वो वापस इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता था बोरॉन में। क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास एक ही वेकेंट था, वो इधर से ये जब इसने दिया इलेक्ट्रॉन तभी वो फुलफिल हो गया, बोरॉन का फुलफिल हो गया। इधर से ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो तभी हो पाएगा जब एक और वेकेंट ऑर्बिटल होगी, ये इसको दे तो ये भी फिर इसको दे पाए। तो जब ये इसको दे पाएगा तभी दे पाएगा ना, जब इसके पास एक और वेकेंट ऑर्बिटल हो यहाँ पे। बोलिए। और जिसको वेकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है बोरॉन का, नहीं समझ में आएगा बेरिलियम का, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी कोई भी नॉलेज हमेशा रखो। 2s2 2p0 ये है इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो 2s2 और p में अगर एक्साइटेड करके मतलब एक्सटेंडेड वैलेंसी करके भी अगर देखोगे तो ये इसमें आ जाएगा 1 s में, और जो 3p है 3 में से एक में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बाकी के 2 रहेंगे वेकेंट। तो ये 2 वेकेंट ऑर्बिटल है बेरिलियम के पास, 2px 2py 2pz में से कोई भी 2 ले लो। बोलो हाँ या ना। यस सर। कोई ऐसा है जिसको ये नहीं Yes, समझ में sir. आ रहा है वेकेंट ऑर्बिटल वगैरह का कॉन्सेप्ट, तो प्लीज आप अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स को रेफर करें और वहां पे समझे कि बेरिलियम में 2 वेकेंट ऑर्बिटल्स कैसे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये पॉलीमराइज होगा तो सर ये प्रोसेस, ये जो चेन होगी एक लॉन्ग चेन प्रोसेस होगा, ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। ठीक है, और ये ऐसा बढ़ जाएगा पूरा। तो सर इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा BH3 का है, मतलब B2H6 का है, बट ये चेंज होते रहेगा। इसका प्लेन जो है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ बेरिलियम है, तो ये जिस प्लेन में होगा वो अलग होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अब मैं यहाँ पे प्लेन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना जगह नहीं है और इतना एफर्ट लगाने का मूड भी नहीं है मेरा, तो आप ड्रॉ कर लेना। आप इसको अलग अलग प्लेन में दिखाओगे, जहां जहां प्लेन चेंज होगी वहां आप चेंज करके दिखा देना। ये मतलब ऐसा चलता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होना है इसको। ठीक है, तो B2H6 BH2 जो है वो पॉलीमराइज होता है, नॉट जस्ट डायमराइज, इट गेट्स पॉलीमराइज्ड। ठीक है, और जो आपका आउट ऑफ द प्लेन वाला है उसको मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ बनाना बॉन्ड से। ठीक है, ये फिर से प्लेन में आ जाएगा, आएगा, यस सर। ये फिर से आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। सर एक डाउट है कि ये चेन स्टॉप कैसे होगी? नहीं होगी, क्यों होना है इसको स्टॉप? होती है यार, पॉलीमराइजेशन में चेन स्टॉप होती है जब वो घूम के फिर से इधर ही आ जाए जहां पे से स्टार्ट हुआ था। मतलब जो लास्ट का बेरिलियम हो वो इस लास्ट के जो 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड हो इससे कनेक्टेड हो जाए। समझ रहे हो? यस। तो बोलोगे सर ये ऐसे कैसे होगा? तो ये चेन ऐसे सीधी नहीं जाएगी, घूमेगी भी तो सही, घूम भी तो सकती है अगर लॉन्ग चेन होगी, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। डीएनए आरएनए आपने पढ़ा है, सुना तो होगा ही। यस सर। तो तुम जो डीएनए का डायग्राम देखते हो, तुमको क्या लगता है कि डीएनए कोई मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल होगा क्या प्रैक्टिकली? तुमको लगता है ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता होगा प्रैक्टिकली? वो मॉलिक्यूल के चेन को दिखाते हैं हम, सिर्फ एटम्स को नहीं दिखाते हैं। समझ रहे हो? डीएनए का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना किताबों में, या ऐसे देखते हो ऐसे एड वैड में आता है डीएनए आरएनए ये सब, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। डीएनए कोई लाइन नहीं होती है ऐसी। वो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर चेन होती है, बहुत लॉन्ग चेन होती है, तो उस चेन को हम एक लाइन की तरह से दिखा देते हैं, बट उसके बीच में एटम्स हैं। ये जो है ना यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ एटम्स होंगे जिनमें कुछ बॉन्ड्स भी होंगे साइड में, उनको हम नहीं दिखा रहे हैं ऐसे। समझ रहे हो? तो डीएनए का स्ट्रक्चर इतना आसान होता नहीं है जितना दिखता है। अगर इतना आसान होता तो अभी कोविड की वैक्सीन नहीं आ गई होती। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को ऊपर ऊपर से बताई जाती हैं, बट एक्चुअली में वो ऐसा इतना आसान होता नहीं है। खैर, तो इसका भी ऐसा ही, हर पॉलीमर का यही काम होता है कि अगर उसको टर्मिनेट करना है तो या तो आप कुछ दूसरा एक ऐसा एटम ला के लगा दो बीच में। जैसे मान लो देखो तुम्हें इसको टर्मिनेट करना है तो इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से हैं? कि एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्या करो, सोचो मान्यता। देखो बहुत सारे तरीके हैं, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। आपने क्वेश्चन अब ऐसा पूछ ही दिया तो बताना ही पड़ेगा। मान लो मान्यता कि मैं यहाँ पे बोरॉन लगा दूं, एक लास्ट का एटम जो है वो मैं यहाँ पे बोरॉन ऐड कर देता हूँ, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा और बंद हो जाएगा। यस सर। तो बहुत सारे तरीके हैं चेन को क्लोज करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, लेकिन
उसको प्रोपागेट कराने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, वो चलता रहेगा। चलिए, तो ये सीन आपको समझ में आया। बोलोगे सर क्या खत्म हो गया ब्रिज बॉन्डिंग? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, अभी और भी ब्रिज बॉन्ड्स है। अब देखिए, मैं आपसे बोलूं कि क्या आपको लगता है कि हाँ, जब आप बताइए। तो जो आपने डॉट करके बनाना बॉन्ड जो ये बनाया वो ये शो कर रहा है ना कि वो अवे प्लेन के फ्रॉम द अंदर व्यूअर, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। This dotted line represents away from the viewer and this wedge line represents towards the viewer, ऐसा। तो B2A6 ये भी अगर आपसे कोई पूछे कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है बेरिलियम का, तो क्या बोलोगे? sp3 ही होगा इसका भी, क्योंकि सर ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है। हाइब्रिडेशन हम नंबर ऑफ बॉन्ड से काउंट करते हैं, और कोई चीज है ही नहीं जिससे हम हाइब्रिडेशन काउंट करें। ये भी sp3 होगा, सारे sp3 होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेनर मॉलिक्यूल है नॉन प्लेनर, तो क्या बोलोगे? नॉन प्लेनर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? आगे मूव करें? यस सर। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जितना मैं ब्रिज बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स पढ़ा रहा हूं ध्यान रखना उनको। अच्छा, अगर ये ऐसा बनाता है तो बोरॉन फैमिली में और भी तो एलिमेंट्स हैं जो इनके पास ऐसा ही कंपाउंड होता है जैसा बोरॉन का है। जैसे मैं बोलूं कि आप मुझे AlCl3 में क्या होगा वो करके बताएं। AlCl3 का भी तो वैसा ही होगा जैसे BH3 का हुआ, वैसा ही तो AlCl3 भी होगा। और हमने पढ़ा भी है कल परसों कि AlCl3 कोवलेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3। तो अगर ये डाइमेरेज होता है तो कैसा बनाएगा, आप बना के बताइए मुझे, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज और बताइए। आप टाइम लो 2 मिनट का, आप सोचो और उसका स्ट्रक्चर बना के मुझे दिखाओ AlCl3 का। मतलब एक्चुअली में AlCl3 का मत बनाओ, Al2Cl6 का बनाओ। Al2Cl6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा आप मुझे बना के दिखाइए। मैजिक का क्या फंडा होता है कि आपका ध्यान कहीं और होगा, लेकिन मैजिशियन आपसे कुछ और करवाना चाहता है। मैजिशियन आपको उसी चीज पे फोकस करवाता है जिसपे तो आपको फोकस करना चाहिए, और तब तक वो कुछ और ट्रिक कर रहा होता है। जैसे आपको बोलेगा कि देखो यार, मैं कोई भी कार्ड इसमें से ढूंढ के, तुम देखो कोई भी कार्ड और मैं तुमको बता दूंगा कौन सा कार्ड है। तो तुम इस बात पे फोकस कर रहे होते हो कि वो कार्ड देख तो नहीं रहा, ठीक है, बट उसका ट्रिक कुछ और है। उस ट्रिक पे तुम फोकस नहीं कर रहे होते, तुम्हारा ध्यान हमेशा ये रहता है कि उसको पकड़ लूं, कार्ड देखते टाइम पकड़ लूं मैं, और उसी बीच में अपना वो गेम कर। देखो आप क्या कर रहे हो कि आप एक पार्ट पे फोकस कर रहे हो जो मैंने आपको पहले बताया कि सर ये जो बॉन्ड होता है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन देता है ऐसे। लेकिन वो तब देता है ना जब इसके पास कोई ऑप्शन ना हो। क्लोरीन के पास तो बतेरे इलेक्ट्रॉन है यार, बतेरे समझते हो आप? नहीं यस समझते? सर। यस बहुत सर। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, देखो 3 लोन पेयर होते हैं क्लोरीन के पास। तो ये क्यों अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देगा? ऐसा समझो कि इसके पास लाखों रुपए सेविंग में पड़े हैं, तो इसको क्या मतलब अपने सेविंग तोड़ने की, जब इसके पास ऑलरेडी घर में ही लाखों रुपए पड़े हैं ब्लैक मनी के। तो ये पैसा, ये जो लोन पेयर है, ये इसी को डोनेट कर देगा ना। क्यों इधर से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इतना माथापेची करेगा, जो अनकन्वीनियंट भी है। इनकन्वीनियंट भी है ना कि भाई ये बॉन्ड बना हुआ है अच्छा खासा, उसको तोड़ो, एफडी तोड़ के फिर पैसा दे रहा है। इससे अच्छा है कि ऑलरेडी जो अवेलेबल लोन पेयर है वही डोनेट कर दे। तो क्या ये अलग नहीं हो? हाइड्रोजन के पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि हाइड्रोजन के पास थी नहीं, हाइड्रोजन के पास घर में पैसे नहीं है, एफडी तोड़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्लोरीन के पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन ऐसा कर सकता है। तो जो भी एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, मेनली हाइड्रोजन ही होंगे यहाँ पे इसकी जगह, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे? सो मेन फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल बी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये जो लोन पे डोनेट करता है, इस डोनेशन की वजह से यहां पे जो बॉन्ड ब्रिज बॉन्डिंग होती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस। ठीक है, तो इस ब्रिज बॉन्ड को कैसे समझेंगे हम लोग, देखते हैं। सो दिस ब्रिज बॉन्ड आप देखो यहां पे will not be a 3 center 2 electron bond. Now it will be a 3 center, how many electrons? 4 electron bond. Why? Because there are 2 electrons in this bond which are already there, and these 2 electrons, the lone pair which is being donated to the aluminium, will also be shared between chlorine and aluminium. So at the end it will have 2 electrons and a bond,
and on the left hand side also we'll have 2 electrons and a bond. So at the end it will be a 3 center, because aluminium, chlorine and aluminium. 3 center, 4 electron, because 2 electrons are over there and 2 electrons are over here. So 3 center, 4 electron bond. Right? Any doubts? No, sir. All right. Now, Ganesh sir, yes. Ganesh sir, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Sir, how are you? I'm good, ma'am. How are you? Good, good. Sir, I wanted all So this will be final structure of Al2Cl6. ऐसे ही आप दूसरे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप घर से ड्रॉ करके लाएंगे उनको, कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। BeH2 का हो गया। अच्छा, एक और मॉलिक्यूल है जिसका मैं नाम लूं अगर I2Cl6, I2Cl6 which is a dimer of ICl3, ठीक है, इट इज अ डाइमर ऑफ ICl3। डाइमर होता है जो एक से डाइमराइज होकर बने, किसी से डाइमराइज होकर बनेगा तो हम बोलेंगे ये इसका डाइमर है। सो इट इज अ डाइमर ऑफ AlCl3, ठीक है। नाउ तो ये Al2Cl6 का आप लोग I2Cl6 का आप लोग सोच के आना एक बार, सारे एस्पेक्ट, जैसे कि कितना कैसा बॉन्ड होगा, कितने बॉन्ड एंगल होगा, कितना प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, अगर बॉन्ड एंगल ये होगा तो उसमें कैसे क्या क्या चीजें हो सकती है, जितना भी एस्पेक्ट मैंने अभी ब्रिज बॉन्डिंग का बताया, ये सब कुछ आप उसके बारे में भी सोच के आएंगे। बोलिए, ब्रिज बॉन्डिंग क्लियर है? यस Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एमओटी, लेकिन आज में क्लास में जो टाइम बचा है उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, ताकि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, बाकी पढ़ते को तो पूरी बुक पढ़ी है आपके पास, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या स्टार्ट करें, वीक बॉन्डिंग,